यदि साइन ए बराबर 1/3 और कोस बी बराबर 4/5 हो तो साइन ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। हमें किसका मान दिया है? साइन ए का मान 1/3 दिया हुआ है और कोस बी का मान 4/5 दिया हुआ है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान 1 होता है। यहाँ पर क्या होता है? थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर कोण ए दिया है तो हमने ए रखा है। अगर यहाँ से हम कोस स्क्वायर ए का मान निकालें तो ये प्लस का साइन स्क्वायर ए उधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन ए का मान कितना है? 1/3। इसका वर्ग है तो वर्ग कर देते हैं, कोस स्क्वायर ए। ये कितना बनेगा? 1 माइनस 1 का वर्ग 1 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। 9 का 1 के साथ गुणा किया, 9 में से 1 घटाएंगे 8, ऊपर 8 और नीचे 9 और बराबर कोस स्क्वायर ए। ये कोस स्क्वायर ए का मान 8/9 है, तो हम कोस ए का मान निकाल सकते हैं। यहाँ से ये वर्ग हटाएंगे तो इस पर वर्गमूल लग जाएगा 8/9। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 2 लिख सकते हैं और बटा 9। 4 का वर्गमूल हम जानते हैं 2 होता है और √2 और 9 का वर्गमूल होता है 3, तो कोस ए का मान 2√2/3 आएगा। इसी तरीके से इसमें हम फॉर्मूला लगाएं तो कोस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी का मान 1 होता है। यहाँ पर एंगल बी दिया है तो हमने बी लिया है। यहाँ से हम साइन स्क्वायर बी का मान निकालें तो प्लस कोस स्क्वायर बी उधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर बी। 1 माइनस कोस बी का मान कितना है? 4/5। इसका वर्ग है तो वर्ग कर देते हैं। 1 माइनस 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25। 25 का 1 के साथ गुणा करेंगे 25 में 16 घटाएंगे 9 आएगा, तो 9/25 साइन स्क्वायर बी का मान है। हमें निकालना है साइन बी का मान। ये वर्ग हटाएंगे तो इस पर क्या लगेगा? वर्गमूल लग जाएगा। 9/25 पर वर्गमूल लगेगा। 9 का वर्गमूल होता है 3, 25 का होता है 5, तो साइन बी का मान 3/5 आएगा। हमें किसका मान निकालना था? साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का मान निकालना है तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो साइन ए का मान तो हमें दिया गया था 1/3, कोस बी का मान हमें दिया था 4/5, कोस ए का मान हमने निकाला है 2√2/3 और साइन बी का हमने मान निकाला है 3/5। तो इसको हल कर लीजिए। 4 का गुणा 1 के साथ करेंगे 4 आएगा, 5 का 3 से गुणा करेंगे 15 आएगा, प्लस 3 का 2 से गुणा करेंगे 6 और गुणा में √2 और 5 का 3 से गुणा करेंगे 15। 15 इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, तो 15 इसका क्या आएगा? एलसीएम आएगा और ऊपर वाली संख्या को वैसे का वैसा जोड़ देंगे। यहाँ पर जोड़ है तो जोड़ देंगे, घटाओ होता तो घटा देते, तो 4 + 6√2/15 ये इसका आंसर होगा। यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 होगा। टेन स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर बी बराबर 0 होगा। हमें क्या दिया है? a प्लस बी बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ से हम क्या करेंगे? b का मान निकालेंगे। ये प्लस का a उधर जाएगा तो माइनस का a होगा, तो 90 डिग्री माइनस a हो जाएगा। पहले सवाल में हमें क्या करना है? साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b का मान 1 सिद्ध करना है। इसका मान 1 लाना है, तो यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर a है, फिर प्लस है साइन स्क्वायर b का मान हम रख सकते हैं 90 डिग्री माइनस a। यहाँ से b का मान रखेंगे 90 डिग्री माइनस a। और हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। तो ये क्या बनेगा? साइन स्क्वायर a प्लस साइन 90 माइनस थीटा हो तो किस में बदलता है? कोस में। तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस a है, यहाँ पर 90 है, तो साइन किस में बदलेगा? कोस स्क्वायर a। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर में बदलेगा। और यहाँ पर देखो थीटा का मान कितना? a, तो a रख दीजिए। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। देखो थीटा का मान कितना है? a है, तो इस फॉर्मूले से हम क्या लिख सकते हैं? इसका मान 1 लिख सकते हैं।
इसका मान 1 होगा और यही हमको सिद्ध करना था। फिर दूसरा सवाल देखिए, tan स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर बी, इसका मान हमें 0 सिद्ध करना है। यहाँ पर क्या है, tan स्क्वायर ए है माइनस कोट स्क्वायर बी का मान कितना है, 90 डिग्री माइनस ए, 90 डिग्री माइनस ए। और कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा। कोट किस में बदलता है, टेन में, जब 90 माइनस थीटा हो। तो टेन स्क्वायर ए माइनस कोट किस में बदल जाएगा, टेन में। 90 माइनस थीटा है तो टेन स्क्वायर और थीटा का मान कितना, ए। तो ये प्लस का टेन स्क्वायर है, ये माइनस का टेन स्क्वायर है, ये कैंसिल होगा तो इसका मान कितना आएगा, 0। और 0 ही हमको सिद्ध करना था। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं के औसत का प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं के औसत से अनुपात कितना होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है। प्रथम का मतलब जो शुरू की 8 अभाज्य संख्याएं हैं उनका औसत निकालना है। और फिर हमें प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का औसत निकालना है। जो शुरू की 10 से समप्राकृत संख्याएं हैं उनका औसत निकालना है और फिर उन दोनों का अनुपात करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, वे प्राकृत संख्याएं जो केवल खुद से या एक से विभाजित हो। प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या प्लस वाली संख्या जो एक से शुरू होती है और ये संख्याएं अनंत तक होती है। एक से शुरू होकर अनंत तक जो संख्या होती है वो सब प्राकृत संख्याएं होती है। तो हमें अभाज्य संख्या लिखनी है कौन सी होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 में देख लो 1 का भाग जा रहा है और खुद 2 का जा रहा है। 1 का जाए और खुद का जाए वो अभाज्य संख्या होती है। फिर 3 में देखो 1 का जा रहा है और 3 खुद का जा रहा है। 4 नहीं होगी। 4 क्यों नहीं होगी, 4 में 1 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, खुद 4 का भी जा रहा है, तो 4 नहीं होगी। 5 होगी, 5 में 1 और 5 का जा रहा है। 6 नहीं होगी क्योंकि 6 में 1 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है और खुद 6 का भी भाग जा रहा है। 7 होगी। 8 नहीं होगी, 8 में 1 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है, खुद 8 का भाग जा रहा है। खुद का जाना चाहिए और 1 का जाना चाहिए, वो ही अभाज्य संख्या होती है। 7 के बाद 8 नहीं, 9 नहीं होगी। 9 में 1 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, खुद 9 का जा रहा है। 10 नहीं होगी। 10 में 1 का भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, 5 का जा रहा है और खुद 10 का जा रहा है। तो 7 के बाद 11 होगी। 11 में 1 और 11 का भाग जा रहा है। 13 में 1 का भाग जाएगा और 13 का जाएगा। फिर 17 होगी। 17 के बाद 19 होगी और 19 के बाद 23 होगी। हमें 8 अभाज्य संख्या लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक लेना है और इनका औसत निकालना है। तो अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा, प्रथम 8 अभाज्य संख्या का औसत, संख्या का औसत। औसत निकालने का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग कर लीजिए। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2 3 5 7 11 13 17 और 19। 8 अभाज्य संख्या लेनी है शुरू की, तो ये 8 अभाज्य संख्याओं का योग कर दिया। और राशियों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी को जोड़ लीजिए। 19 7 26 36 39 49 50 60 67 72 3 75 2 77। तो इनका योग होगा 77/8। और फिर हमें क्या निकालना है, प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का औसत। तो प्राकृत संख्या तो ये है लेकिन सम होनी चाहिए। सम संख्या कौन सी होती है, जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। इसमें 2 का पूरा भाग जा रहा है, तो प्रथम 10 समप्राकृत संख्या,
2 होगी, 2 में पूरा पूरा भाग जा रहा है, 3 में नहीं जा रहा है, 3 नहीं होगी। फिर 4 होगी, 4 में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 6 में, 8 में, 10 में, 12 में, 14 में, 16 में, 18 में और 20 में। जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाए वो सम संख्या होती है। और प्रथम 10 लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। तो इनका हमें औसत निकालना है। इनका औसत निकालेंगे तो वही फॉर्मूला है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग कर लीजिए, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 और बटा राशियों की संख्या कितनी है, 10। जोड़ लीजिए, 2 4 6 6 12 12 8 20 10 30 42 46 56 62 72 80 90 और 110। 110 बटे 10, 0 से 0 कैंसिल होगा तो इसका मान 11 आएगा। तो दोनों का अनुपात हमें निकालना है। तो उसका औसत कितना आया, 77 बटे 8 आया और इसका अनुपात कितना है, 11। अगर इस 8 को हमें कैंसिल करना है तो दोनों तरफ 8 का गुणा कर देते हैं। 8 का गुणा करेंगे, 77 बटे 8 अनुपात 11। तो कितना बनेगा ये, 8 से 8 कैंसिल होगा तो यहाँ पर 77 आएगा और 8 के 11 से गुणा करेंगे, 11 8 88। दोनों हम 11 के पाड़े से काट सकते हैं, 11 7 77, 11 8 88। तो 7 अनुपात 8 है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। 90 के 50% का 80% कितना होगा। 90 का मतलब क्या होता है, गुणा करना। 50% को हटाएंगे तो भाग में 100 लगेगा। का मतलब क्या होता है, गुणा करना। 80% को हटाएंगे तो भाग में 100 लगेगा। इसका मान हमें निकालना है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 9 का 8 से गुणा करेंगे, 8 नीम 72 और 72 में 2 का भाग देंगे तो 36 इसका मान होगा और ऑप्शन ए सही होगा। दूसरे सवाल में क्या दिया है, एक राशि के 32% के 40% का 60% 432 रुपये है, तो राशि रुपये में क्या होगी। एक राशि का 32%, उस राशि को हम मान लेते हैं एक्स। एक्स का 32%, फिर उसका 40%, फिर उसका 60%। इस पूरे का मान हमें कितना दिया है, 432 रुपये। इस पूरे का मान 432 दिया है तो उसको बराबर में रखा जाएगा। एक्स से का मतलब क्या, गुणा करना। 32% को हटाएंगे तो भाग में 100 लगेगा। फिर का मतलब गुणा करना, 40% को हटाएंगे तो भाग में 100 लगेगा। का मतलब गुणा करना, 60% को हटाएंगे तो भाग में 100 लगेगा, बराबर 432 रुपये। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। हमें यहाँ से x का मान निकालना है तो कितना होगा, x बराबर 432 है। ये 100 भाग में उधर जाएगा तो इसके साथ गुणा होगा, ये 100 भाग में उधर जाएगा तो इसके साथ गुणा होगा और बट्टा में ये 32x के गुणा में उधर जाएगा तो इसके भाग में चला जाएगा। 4 भी गुणा में इधर आएगा तो भाग में आएगा, 6 भी गुणा में इधर आएगा तो भाग में आएगा। 100 को 4 के पाड़े से काट सकते हैं, 4 एकम 4, 25 चौका 100। 100 को और 32 को हम 4 के पाड़े से काट सकते हैं, 8 चौक 32 और 25 चौका 100। ऊपर क्या रहेगा, 432 गुणा 25 गुणा 25 और नीचे क्या रहेगा, 8 गुणा 6। 432 में 6 का भाग जा रहा है, देखिए 432 में 6 का भाग जा रहा है क्या, 7 6 42, 43 में 42 क्या, 1 और 2, 6 दूनी 12 तो 72 आ रहा है। तो 432 को 6 के पाड़े से काटेंगे तो 72 आएगा और 72 को 8 के पाड़े से काटेंगे तो 8 नीम 72। तो ये कितना आएगा, 25 का 25 से गुणा करेंगे 625 होगा और गुणा में 9, 9 5 45 हासिल 4, 9 दूनी 18, 18 4 22 हासिल 2, 9 6 54 और 2 56। तो 5625 रुपये होंगे। तीसरा सवाल देखिए, 0.002 0.12 का कितना प्रतिशत है। तो हम मान लेते हैं 0.002 0.12 का x प्रतिशत है। ये 0.002 है, वो इस पूरे का मान है तो इसको बराबर में रखा जाएगा। 0.002 बराबर 0.12 का मतलब गुणा करना, x से प्रतिशत को हटाएंगे तो भाग में 100 लगेगा। अब देखिए 3 संख्या के बाद दशमलव है, 1 2 3, 3 अंकों के बाद दशमलव है, दशमलव को हटाएंगे तो 1000 का भाग देंगे।
और यहाँ पर देखो एक 2 अंकों के बाद दशमलव है, दशमलव को हटाएंगे तो 100 का भाग देंगे। 2 अंक के बाद हो तो 100 का भाग देना है, 3 अंक के बाद हो तो 1000 का भाग देना है, 1 अंक के बाद हो तो 10 का भाग देना है। तो ये कितना बनेगा, 2/1000 बनेगा ये, बराबर 12 का x के साथ गुणा किया 12x और बटे ये 10,000 बनेगा। 100 का 100 से गुणा करेंगे तो 10,000 होगा। 3 जीरो से 3 जीरो तो कैंसिल हो गया। 10 का 2 से गुणा करेंगे तिरछा तो 20 आएगा और बराबर में 12x। तो x का मान कितना आएगा, 20/12। 20 और 12 को काट लीजिए 4 के पाड़े से, 5 चौक 20, 4 तिया 12, तो 5/3% है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। रवि को परीक्षा में 72% अंक आए। यदि ये 360 अंक है तो अधिकतम अंक कितने हैं। रवि को परीक्षा में कितने अंक आए, 72%। और यही 72% कितने अंक है, 360। प्रतिशत में तो 72% है और अंकों में 360 है, तो 72% जो है वो 360 अंकों के बराबर है, क्योंकि 72% का ही 360 है। तो यहाँ से हम 1% का निकाल सकते हैं। ये 72 उधर जाएगा तो इसके भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पर 1% का आ जाएगा। तो 360 में 72 का गुणा करेंगे, भाग देंगे। और अधिकतम अंक हमको निकालना है। अधिकतम अंक कितने प्रतिशत का होता है, 100% का होता है, क्योंकि 100% से ही अधिकतम अंक निकाले जाते हैं। तो दोनों तरफ 100 का गुणा करेंगे, एक के साथ 100 का गुणा करेंगे तो 100% बन जाएगा। और 360/72 के साथ 100 का गुणा कर देंगे। 360 और 72 को हम काट सकते हैं। 36 के पाड़े से काटें, 36 एकम 36 और 0 10 और 36 दूनी 72 और 10 को 2 के पाड़े से काटें तो 5 दूनी 10 और इधर हमें 100 का गुणा करना था। 5 का 100 के साथ गुणा करेंगे तो 500 अधिकतम अंक, ऑप्शन ए सही होगा। दूसरा सवाल है 60 का 15% किसके 45% के बराबर है। तो हम मान लेते हैं x के 45% के बराबर है। 60 का 15% x के 45% के बराबर है। यहाँ पर 60 का मतलब क्या, गुणा करना, 15% हटाएंगे तो भाग में 100 लगेगा, बराबर x है। का मतलब गुणा करना, 45 से प्रतिशत को हटाएंगे तो भाग में 100 लगेगा। 100 से 100 कैंसिल होगा। 45 को 15 के पाड़ी से काट सकते हैं, 15 एकम 15, 15 तिये 45। 60 को 3 के पाड़ी से काट सकते हैं, 3 एकम 3, 20 तिये 60। तो x का मान कितना आ गया, x का मान 20 आ गया और ऑप्शन सी सही होगा। दिए गए समांतर चतुर्भुज ABCD में x और y का मान क्या है। समांतर चतुर्भुज ABCD दिया गया है और हमें x और y के मान निकालने हैं। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, समूह कोण बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये कोण 4x + y है, 4x + y, तो ये किसके बराबर होगा, सामने वाले कोण के बराबर होगा, 75 डिग्री के। और ये क्या है, 2x + 5y, 2x + 5y, ये किसके बराबर होगा, इस सामने वाले कोण 105 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ पर देखो 4x है, यहाँ पर कितना है, 2x है, तो हमें इसको भी 4x बनाना है। इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं और इसको 4x बनाना है तो दोनों तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा। 2 का 2 से गुणा किया 4x, बीच में प्लस 2 का 5 से गुणा किया 10y, बराबर 105 का 2 से किया 210 डिग्री। ये होगी समीकरण 2। समीकरण 2 में से a घटा दीजिए, ये समीकरण 2 लिखिए, 4x + 10y, इसमें से a घटानी है, घटाएंगे तो माइनस का 4x और ये भी माइनस का हो जाएगा और 210 में 75 डिग्री घटा देंगे। प्लस का 4x माइनस का 4x कैंसिल होगा। 10y में से y को घटाएंगे तो 9y आएगा, बराबर 210 में से 75 को घटाइए, 10 में 5 गया 5, यहाँ पर कितना बचा 20, 20 में से 7 गया 13, तो 135 डिग्री आएगा। तो y का मान हमें निकालना है। ये 9 गुना में उधर जाएगा तो इसके भाग में चला जाएगा। 9 एकम 9, 4 5 45, 9 5 45, तो y का मान 15 डिग्री होगा। तो हमें x का मान भी निकालना है। x का मान निकालना है तो समीकरण 1 में y का मान रख दीजिए। 4x + y का मान कितना है, 15 डिग्री, बराबर 75 डिग्री। ये प्लस का 15 उधर जाएगा तो माइनस का 15 होगा, तो 4x बराबर 75 में 15 घटाएंगे तो 60 आएगा।
x का मान निकालना है। ये 4 गुना में उधर जाएगा तो 60 के भाग में चला जाएगा। 60 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, ये भी 15 डिग्री आएगा। तो x का मान भी 15 और y का मान भी 15, तो ऑप्शन सी सही होगा। यदि 2x माइनस 3y बराबर 79 हो, x प्लस 6y बराबर 47 हो, तो x माइनस वाई का मान क्या होगा। 2x माइनस 3y बराबर 79 दिया हुआ है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, और x प्लस 6y बराबर हमें 47 दिया गया है, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ पर देखो 2x है, यहाँ पर x है, इसको भी 2x बना लें तो हम समीकरण 1 व 2 को काट सकते हैं, x को काट सकते हैं। तो इधर भी हम 2 का गुणा कर देते हैं और इधर भी 2 का गुणा कर देते हैं। 2 का x के साथ गुणा किया 2x प्लस 2 का 6y के साथ करेंगे 12y बराबर 7 का 2 से किया 14 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9। तो इसको हम समीकरण 2 लिख लेते हैं। समीकरण 2 से 1 को घटा दीजिए। समीकरण 2 2x प्लस 12y है, इसको घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस होगा और ये माइनस प्लस का हो जाएगा बराबर 94 में से 79 को घटा देंगे। माइनस का 2x प्लस का 2x कैंसिल हो जाएगा। 12y में 3y जोड़ेंगे तो 15y आएगा। 14 में 9 गया तो 5 आएगा और 8 में 7 गया तो 1 आएगा। तो 15y का मान 15 है, तो y का मान कितना होगा, ये 15 गुणा में उधर जाएगा तो इसके भाग में चला जाएगा। तो 15 से 15 को काटेंगे तो 1 आएगा y का मान। y का मान 1 है, वो समीकरण 1 में रख दीजिए। क्या है समीकरण 1, 2x माइनस 3y का मान कितना है 1 बराबर 79। तो 2x बराबर ये माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 होगा। 79 में 3 को जोड़ेंगे तो 82 होगा। तो x का मान कितना आएगा, ये 2 गुना में उधर जाएगा तो इसके भाग में चला जाएगा और 41 दूनी 82 होता है, तो x का मान कितना आएगा 41 आएगा। और y का मान कितना है 1 आया। और हमें किसका मान निकालना है, हमें x माइनस वाई का मान निकालना है। x का मान कितना है 41, y का मान कितना है 1, 41 में 1 घटाओगे तो 40 आएगा और ऑप्शन ए इसका सही होगा। 11, 23 तथा x का औसत 40 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए राशियाँ कौन कौन सी है, 11 है, 23 है और x है। इन्हीं का औसत निकालना है तो इनका योग करेंगे, राशियों का योग 11 प्लस 23 प्लस x। और बट्टा में क्या, राशियों की संख्या, कितनी संख्या है 1 2 3, तो 3 का भाग दे देंगे। और इनका औसत हमें 40 दिया गया है, औसत का मान कितना दिया 40, तो औसत की जगह 40 रख दिया। और हमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। ये 3 देखो भाग में उधर जाएगा तो इसके साथ गुणा होगा और बराबर में 23 में 11 जोड़ेंगे 34 आएगा और प्लस x। तो ये कितना बन गया, 40 का 30 से गुणा किया 120, ये प्लस का 34 इधर आएगा तो माइनस का 34 होगा और बराबर में x। तो x का मान कितना आ गया, यहाँ से 120 में से 34 को घटा दीजिए, 10 में 4 गया 6, 11 में 3 गया 8, तो x का मान 86 आएगा और ऑप्शन सी इसका सही होगा। एक आयत की परिमिति 100 मीटर है, यदि इसकी चौड़ाई 20 मीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। आयत की आकृति हम बना लेते हैं। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर इस भुजा को हम लंबाई माने तो इसके सामने वाली भुजा भी लंबाई हो जाएगी। अगर इस भुजा को हम चौड़ाई माने तो इसके सामने वाली भुजा भी चौड़ाई होगी। आमने सामने की भुजा बराबर होती है। हमें क्या दिया, आयत की परिमिति, आयत की परिमिति, परिमिति कितनी दी है 100 मीटर। परिमिति का मतलब क्या होता है, आयत का परिमाप दिया हुआ है। तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला लगा देते हैं। आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका मान हमें 100 मीटर दिया है। ये 2 गुना में है, उधर जाएगा तो इसके भाग में चला जाएगा। तो लंबाई प्लस चौड़ाई का मान कितना आएगा, 100 में 2 का भाग देंगे तो 50 मीटर। लेकिन इसकी चौड़ाई हमें दी गई है, चौड़ाई कितनी दी गई है 20 मीटर। तो लंबाई प्लस चौड़ाई की जगह हम क्या रख सकते हैं, 20 मीटर दिया गया है बराबर 50 मीटर।
ये प्लस का 20 उधर जाएगा तो माइनस का 20 होगा, तो लंबाई का मान कितना आएगा, 50 मीटर से 20 मीटर घटाएंगे तो 30 मीटर आएगा। तो लंबाई का मान कितना आ गया, 30 मीटर। हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, आयत का क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। और लंबाई कितनी है, 30 मीटर, और चौड़ाई कितनी है, 20 मीटर। 3 का 2 से गुणा करेंगे 6, और 2 जीरो, मीटर का मीटर से गुणा करेंगे वर्ग मीटर। 600 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल होगा, और ऑप्शन डी सही होगा। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3/2 गुना है। यदि इसका क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर है तो इसकी परिमिति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम आयत की आकृति बना लेते हैं। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अगर हम इस भुजा को लंबाई मान लें तो इसके सामने वाली भुजा भी लंबाई होगी। इस भुजा को हम चौड़ाई मान लें तो इसके सामने वाली भुजा भी चौड़ाई होगी। एक आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 3/2 गुना है। चौड़ाई को हमने x मान लिया तो लंबाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई की 3/2 गुना है तो 3/2 का x के साथ गुना कर देते हैं तो लंबाई हो जाएगी। अब हमें क्या दिया है, आयत का क्षेत्रफल दिया है, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल कितना है, 96 वर्ग मीटर। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, और इसका मान कितना है, 96 वर्ग मीटर। लंबाई का मान है 3/2x, चौड़ाई का मान है x बराबर 96 वर्ग मीटर। ये दो यहाँ पर भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा होगा, x का x के साथ गुणा करेंगे x स्क्वायर आएगा, और 96 का 2 के साथ गुणा हो जाएगा, और ये 3 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। 96 को 3 के पाड़े से काट सकते हैं, 3 3 9, 3 दूनी 6, तो कितना आएगा, 32 आएगा, और 32 का 2 से गुणा करेंगे 64, एक्स स्क्वायर का मान 64 वर्ग मीटर होगा। तो x का मान कितना होगा, ये वर्ग हटाएंगे तो इस पर क्या लगेगा, वर्गमूल लग जाएगा, तो 64 वर्ग मीटर, और 64 का वर्गमूल होता है 8 वर्ग मीटर का मीटर, तो x का मान आएगा 8 मीटर। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, देखो 3/2 गुणा x का मान कितना है, 8 मीटर। 8 को 2 के पाड़े से काटें तो 4 दूनी 8, और 4 का 3 से गुणा करें तो 12 मीटर इसकी लंबाई होगी, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, x का मान है 8 मीटर। अब हमें निकालना क्या है, आयत की परिमिति। आयत की परिमिति, परिमिति का मतलब क्या होता है, परिमाप। आयत का परिमाप निकालना है। आयत के परिमाप का फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणा लंबाई का मान कितना निकाला है, 12 मीटर, प्लस चौड़ाई का मान 8 मीटर। 12 में 8 जोड़ेंगे 20, 20 का 2 से गुणा करेंगे 40 मीटर इसकी परिमिति होगी, और ऑप्शन डी सही होगा। एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई 5 मीटर है तथा उसका कर्ण 13 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समकोण त्रिभुज आपको बनाना आना चाहिए। समकोण त्रिभुज की पहचान क्या है, उसका एक कोण 90 डिग्री होगा। इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज बनेगा, ए बी सी। ए कोण 90 डिग्री है तो कौन सा कोण 90 डिग्री होगा, ए होगा, बी होगा या सी होगा। जहाँ पर दोनों भुजाएं लंबवत हो वहाँ पर बनने वाला कोण 90 डिग्री होता है। ये ए बी भुजा और बी सी भुजा लंबवत है तो यहाँ पर बनने वाला कोण 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ये कोण 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा ए सी कर्ण होगी, तो ए सी भुजा कर्ण है, और कर्ण का मान हमें दिया गया 13 मीटर। और त्रिभुज के आधार की लंबाई भी दी गई है 5 मीटर, तो ये इसका आधार है, इसका मान हमें 5 मीटर दिया गया है। और ये त्रिभुज का क्या होगा, देखो कर्ण भी आ गया, आधार भी आ गया, वैसे तो इसका मान लंब होगा, लेकिन ये त्रिभुज की ऊंचाई भी होगी। अगर हमने इसको आधार माना है तो ये त्रिभुज की ऊंचाई होगी। तो हमें क्या करना होगा, हमें इस लंब का मान यानी ऊंचाई का मान निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगती है, उस प्रमेय को कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का मान कितना दिया, 13 मीटर, 13 मीटर का वर्ग होगा। लंब का मान कितना दिया है, नहीं दिया है, तो हमको निकालना है। आधार का मान 5 मीटर है तो 5 मीटर का वर्ग हो जाएगा। 13 का वर्ग कितना होता है, 169 होता है। लंब का वर्ग प्लस, और ये 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। तो हमें यहाँ से
लंब के वर्ग का मान निकालना है तो ये प्लस का 25 इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो 169 में से 25 को घटा देंगे। 9 में 5 गया 4, 6 में 2 गया 4 और 144 आएगा। और वर्ग मीटर, तो लंब स्क्वायर का मान 144 वर्ग मीटर है। हमें किसका मान निकालना है? लंब का। ये वर्ग हटाएंगे तो इस पर क्या लगेगा? वर्गमूल लग जाएगा। और 144 का वर्गमूल क्या होता है? 12, और वर्ग मीटर का मीटर, तो लंब का मान 12 मीटर आएगा। तो इसे ऊंचाई भी कहते हैं, तो ऊंचाई का मान 12 मीटर आ गया। हमें क्या निकालना है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो 1/2 गुणा आधार, आधार का मान है 5 मीटर और ऊंचाई का मान है 12 मीटर। तो कितना हो गया? 12 5 60, 60 में 2 का भाग देंगे 30 और मीटर का मीटर से गुणा करेंगे वर्ग मीटर। 30 वर्ग मीटर, ऑप्शन सी इसका सही होगा। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। इसकी तीनों भुजा बराबर होती है। हमें क्या दिया गया है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 400√3 वर्ग मीटर। और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। इसका मान हमें 400√3 वर्ग मीटर दिया हुआ है। √3 से √3 कैंसिल होगा, ये 4 भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा होगा, तो भुजा स्क्वायर बराबर 400 गुणा 4 हो जाएगा वर्ग मीटर। हमें भुजा का मान निकालना है। ये वर्ग हटाएंगे तो इस पर वर्गमूल लग जाएगा। 400 गुणा 4 वर्ग मीटर। 400 का वर्गमूल कितना होता है? 4 का 2, 2 जीरो में से 1 जीरो, गुणा 4 का वर्गमूल 2 वर्ग मीटर का मीटर। तो भुजा का मान कितना आ गया? भुजा का मान आएगा 20 का 2 से गुणा करेंगे तो 40 मीटर आएगा। तो ये भुजा 40 मीटर है। अगर ये 40 मीटर है तो ये भी 40 मीटर होगी और ये भी 40 मीटर होगी, क्योंकि तीनों भुजा बराबर होती है। और हमें क्या निकालना है? समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना है। परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का जोड़ होता है। या तो तीनों भुजाओं को जोड़ लीजिए, या परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या है? समबाहु त्रिभुज के परिमाप निकालने का फॉर्मूला है 3 गुणा भुजा, क्योंकि तीनों भुजा बराबर है तो 3 गुणा भुजा। 3 गुणा 40 मीटर, भुजा का मान 40 है, 40 का 3 से गुणा करेंगे तो 120 मीटर आएगा। तो इसका परिमाप होगा 120 मीटर, ऑप्शन ए सही होगा। और वैसे तीनों भुजाओं को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 40 80 120,